आज हम बात करेंगे एक ऐसी काल्पनिक लेकिन बहुत ही निर्णायक मिलिट्री ऑपरेशन की। एक ऐसी कार्रवाई जिसने आप कह सकते हैं क्षेत्रीय संघर्ष के सारे नियम ही बदल के रख दिए। चलिए देखते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर आखिर था क्या और ये एक नई गाथा की शुरुआत कैसे बना। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सुनने में ये सिर्फ एक बयान लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ एक बयान नहीं था। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी थी और उस नई पॉलिसी की बुनियाद थी जो इस पूरे संघर्ष को, इस पूरी कहानी को एक नई दिशा देने वाली थी। तो हर बड़े टकराव की शुरुआत अक्सर एक छोटी सी चिंगारी से होती है, और इस कहानी की चिंगारी लगी कश्मीर की खूबसूरत वादियों में। एक ऐसी घटना जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को जैसे आग के हवाले कर दिया। तारीख थी 22 अप्रैल 2025 और जगह थी पहलगाम की बेसरन वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। यहीं पर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक टेररिस्ट ग्रुप टीआरएफ ने बेकसूर टूरिस्ट्स पर हमला किया। और ये कोई आम हमला नहीं था, ये एक ऐसा हमला था जिसमें क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। हुआ ये कि आतंकवादियों ने लोगों को रोका और उनसे उनका धर्म पूछा। जिन पुरुषों ने कलमा नहीं पढ़ा उन्हें वहीं पर बेरहमी से मार दिया गया। इस हमले में कुल 26 जानें गईं और इसके बाद पूरे देश में दुख और गुस्से की एक ऐसी लहर दौड़ी जिसे संभालना मुश्किल था। अब इस हमले के बाद जो रिएक्शन आए वो बिल्कुल दो अलग अलग दुनिया के थे। एक तरफ भारत था जहां लोगों में जबरदस्त गुस्सा था और वो सिर्फ निंदा नहीं बल्कि एक सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान था जिसने साफ साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने इसे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बता दिया। मतलब उनका कहना था कि यह हमला भारत ने खुद ही करवाया है। तो भारत का जवाब क्या था? देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे मिलिट्री एक्शन नहीं लिया गया। असली लड़ाई शुरू होने से बहुत पहले एक सोचा समझा प्लान बनाया गया। प्लान था पाकिस्तान पर दबाव बनाने का, उसे आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर पूरी तरह से अलग थलग करने का। तो ये दबाव बनाने के लिए 4 बड़े नॉन मिलिट्री कदम उठाए गए। सबसे पहले सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। फिर अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया। इसके बाद सारे वीज़ा कैंसिल कर दिए गए और आखिर में हर तरह के पाकिस्तानी कंटेंट पर बैन लगा दिया गया। मैसेज एकदम साफ और सीधा था, आतंक और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। तो डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक दबाव बनाने के बाद अब बारी थी असल सैन्य कार्रवाई की। नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम क्यों? क्योंकि ये उन महिलाओं के लिए एक श्रद्धांजलि थी जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपने पतियों को खो दिया था। तो ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये न्याय का एक प्रतीक था। अब देखिए, कोई भी सफल मिलिट्री ऑपरेशन हवा में नहीं होता, उसकी नींव होती है पक्की इंटेलिजेंस। इस केस में रॉ और एनटीआरओ ने मिलकर काम किया। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 21 टेरर साइट्स को ट्रैक किया और फिर उनमें से 9 सबसे ज़रूरी, सबसे हाई वैल्यू टारगेट्स को हमले के लिए चुना। और इन टारगेट्स में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स भी शामिल थे। तो सवाल ये है कि इन टारगेट्स को ख़त्म करने के लिए कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए। यहाँ पर बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी का इस्तेमाल हुआ। राफेल और मिराज 2000 जेट्स ने स्कैल्प क्रूज मिसाइलों से मुजफ्फराबाद के कैंप्स को निशाना बनाया। SU-30 MKI ने दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस से बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को तबाह किया और लश्कर का जो हेडक्वार्टर था मुरीदके में, उस पर हैमर बॉम्बों से हमला किया गया। और ये पूरा ऑपरेशन कितनी तेजी से हुआ ये जानना भी जरूरी है। 7 मई की रात। और सबसे खास बात, भारतीय लड़ाकू विमानों ने अपनी सीमा पार नहीं की, अपने ही एयर स्पेस में रहते हुए हमला शुरू किया। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मुजफ्फराबाद के कैंप्स हिट हो चुके थे। 15वें मिनट तक बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर तबाह हो चुका था और ठीक 25 मिनट के अंदर सभी 9 टारगेट्स को खत्म करने की कंफर्मेशन आ गई। सिर्फ 25 मिनट में सब खत्म। तो इस हमले का नतीजा क्या निकला? 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। लेकिन सिर्फ गिनती ही नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा नाम भी शामिल था, अब्दुल रऊफ असगर। ये वही शख्स था जो IC-814 प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड था। तो ये आतंकवाद के नेटवर्क पर एक बहुत ही सीधी और जबरदस्त चोट थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हमले के बाद भारत ने पूरी दुनिया के सामने इसकी जिम्मेदारी ली। अब जाहिर है पाकिस्तान को जवाब देना था। उसने जवाबी कार्रवाई की कोशिश भी की, लेकिन उसका जो नतीजा निकला वो उसके लिए और भी ज्यादा विनाशकारी था। दुनिया को मैसेज देने का भारत का तरीका भी बड़ा अनोखा था।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें सामने आई विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, एक हिंदू अफसर और एक मुस्लिम अफसर। एक साथ खड़े होकर उन्होंने एक मजबूत संदेश दिया। ये पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी यानी धर्म के आधार पर देश बनाने की सोच पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। तो जैसा कि हमने बात की, पाकिस्तान ने पलटवार किया। 8 मई को भारत के 15 शहरों पर मिसाइलों और ड्रोन से एक बड़ा हमला करने की कोशिश हुई। लेकिन भारत इसके लिए पूरी तरह तैयार था। उसका मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें S-400, आकाश और बराक 8 जैसी मिसाइलें शामिल थीं, वो एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा हो गया। एक भी मिसाइल या ड्रोन अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सका। 100% इंटरसेप्शन। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। भारत ने इसके जवाब में जो किया वो और भी ज्यादा घातक था। उसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार सिस्टम को ही अंधा कर दिया और फिर उसके 11 एयरबेस पर जबरदस्त हमले किए। नतीजा, पाकिस्तानी एयरफोर्स का लगभग 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। उनका कीमती AWACS प्लेन, जो आसमान में उनकी आंखें और कान होता है, वो भी नष्ट हो गया, साथ में कई लड़ाकू जेट भी। तो अब हम आते हैं इस टकराव के आखिरी पड़ाव पर। ये वो लम्हा था जब संघर्ष खत्म हुआ, लेकिन एक नई स्ट्रेटेजिक सच्चाई के साथ। इस ऑपरेशन के जरिए भारत ने अब लड़ाई के नए नियम तय कर दिए थे। हुआ ये कि पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि उसकी मिलिट्री की कमजोरियां पूरी तरह दुनिया के सामने आ चुकी हैं और उसे डर लगने लगा कि भारत अब उसके न्यूक्लियर ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। इसी डर की वजह से 10 मई को पाकिस्तान ने सीज फायर यानी युद्ध विराम की गुजारिश की। लेकिन भारत का जवाब देखिए, उसका रुख अब बिल्कुल बदल चुका था। भारतीय प्रधानमंत्री ने साफ कहा, ये सीज फायर नहीं है, ये एक्शन का सस्पेंशन है। मतलब हम अपनी मर्जी से कार्रवाई रोक रहे हैं, तुम्हारे कहने पर नहीं। ये एक बहुत ही साफ संकेत था कि अब गेम के रूल्स भारत तय करेगा। तो आखिर में इस ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के लिए एक नई डिफेंस पॉलिसी तय कर दी। इसके 4 मेन पॉइंट्स थे। पहला, आतंकवाद पर अब 0 टॉलरेंस होगा। दूसरा, भविष्य में कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई होगी तो उसे एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। तीसरा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। और चौथा, भारत दुश्मन के इलाके में की 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। क्या दुश्मन के घर में घुसकर मारने का सिद्धांत ही भविष्य के टकराव की हकीकत बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।